सबको पता है सर मुझे भी। और कितने पढ़ाकू हो तुम लोग। वही सर, सर सबको मैंने आपको मैसेज भी किया सर, सर। आप बोले थे लास्ट टाइम। सर और कुछ करने के लिए है भी नहीं। तो हमारा चलिए। तो स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम क्लास एंड होते वक्त आपने बोला था कि यार दिस चैप्टर इज एंड। यस सर। अच्छा, ओ माय गॉड, वाओ, कितना अच्छा बोला था मैंने। हाँ सर। और सर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर इज लेक्चर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा कुछ तो है। हाँ, नो सर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था सर। हाँ 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 हाँ, हाँ सर, आता। ओके ओके। सर चलो, फर्स्ट क्वेश्चन था सर लेवल 1 का। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में सर। फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं समझा। यस सर। रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 into 10 raised to plus 3. B सर ये option है, is correct. B option is correct. B option. ये बुक में लिखा हुआ है क्या सर? नहीं, लेकिन थियरी क्वेश्चन है तो याद कर लो। ओके सर। ये थोड़ा थियरी क्वेश्चन है, तो 1.8 into 10 raised to 3 आंसर है इसका। ओके, इसको जो है हम लोग जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि टेबल याद रखनी है, याद है हाँ किसी को? सर, हाँ सर, याद। हाँ, तो वो टेबल में अगर तुम लोग देखोगे ना, तो वहां पे चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है, विच इज 1.6 1 टू 10 रेज टू, चार्ज जो है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम पॉजिटिव में। ओके, ये तो चार्ज दिया हुआ है। एक सेकेंड, आई एम नॉट विजिबल। सर, आपने वीडियो ही ऑफ रखा है तो कैसे दिखोगे? हाँ सर, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, चलो ठीक है। तो बेसिकली याद है, अगर वो टेबल जो है ना, टेबल में हमने पढ़ा था कि दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। ओके, ये पढ़ा था हमने। और उनका जो मास जो है, प्रोटॉन का जो मास है, वो हमने पढ़ा था 1.67 into 10 raised to -24 ग्राम्स। ये टेबल में पढ़ा था हमने। सर 2 मिनट सर। सर मुझे लगता है कुछ तो रॉन्ग है। ओके, सर, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 है। -27 नहीं रे, ग्राम्स है वो। ग्राम्स बता रहा हूँ, -24। -24 ग्राम्स है। -24 ग्राम्स है, और अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर जाके -27 होगा। ओके सर। ओके, तो अगर तुम इनका रेशियो निकालोगे ना, तो तुम्हें आंसर 1.8 मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन है फर्स्ट एमसीक्यू में। ठीक है, तो क्योंकि E/M रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो पूछ रहे हैं, तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो है, पहले चार्ज लेंगे, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम। इसको डिवाइड करेंगे मास से, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6725 इंटू 10 रेज टू -24। तो अगर इसको तुम लोग एक बार सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हें आंसर 1.8 इंटू 10 रेज टू -10 रेज टू, ये तुम्हारा आंसर होगा लेवल 1 का। आई होप सबको जो है समझ में आ गया। हाँ सर। सर आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है बीच बीच में। नहीं सर, इट इज प्रॉपर। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपका बहुत क्रैक हो रहा है। सर मेरे लिए क्लियर है। और मेरे लिए ठीक है। हाँ सर सर, आपका सर वीडियो क्लियर नहीं है। दे रहा। सर तो मे वीडियो भी नहीं दिख रहा। ए भगवान, तुम लोग मेरे आपकी कान, वीडियो उल्टी हो सर गई है। तो उल्टा है। दिख रहा है वीडियो उल्टे हो। सर, आपका 90 डिग्री उल्टा हो गया। तो सब अनम्यूटेड है, इसलिए आवाज कुछ लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। रुको, मैं हाँ। एक सेकेंड। सर आप सबको म्यूट कर दो, फिर ही आवाज आएगी। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आ रहा था। हाँ सर।
ठहरो, रुको, मैं थोड़े चक्कर काट रहा हूँ फ्लोर और सीलिंग के, रुक जाओ 2 मिनट। ओके सर। आई एम हाँ ठीक है। तो अभी लेवल 2 के एमसीक्यूज, अब जो है एक टाइम पे एक बात करेगा, ठीक है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी बैड फॉर यू बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर माई ईयर्स। ओके, लेवल 2 के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। शेयर कर लेते हैं फाइल, कोई और शेयर कर सकता है? किसी के पास फाइल है, वो पीडीएफ है? नहीं है? सर मैं चेक करके देखूँ। हाँ मेरे हाँ पास है। कर लो। ऑनलाइन कर सकता सर हूँ, मैं शेयर करूँ ऑनलाइन जाके मैं कोई- स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। देखो जो पहले करेगा वो कर ले। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये सर जो है, और सर लेवल 1 या लेवल 2? ये एनोटेशंस बंद कर लो यार, कहाँ से करूँ ये एनोटेशंस बंद? सर जिसने स्क्रीन शेयर किया है उसे स्क्रीन में बंद करने जाके पड़ेंगे। अच्छा, जिसने स्क्रीन शेयर किया सर वही कर जिसने सकता। स्क्रीन शेयर किया है, वही हर्षी कर सकते। मोदी। तो हर्षी मोदी सर मेरे को आता annotation- है डिसेबल करना, मैं करूँ? हाँ मेरे को कर लो आता है यार, डिसेबल करना। लेकिन कोई और नहीं कर सकता ना। नहीं बता कर दो सकते, ना उसे जिसने कैसे स्क्रीन करना है। शेयर किया है वैसे ही कर सकते हैं। वो ऊपर में अगर आप Even I देखोगे know तो सर I can Hershey, you have the option at the right end. The 3 dots are there. You can disable from there. in their more option you can Meeting see. settings. Go to the meeting Yeah. No, settings in the and more disable. option you can see that Yeah. disable I've participant disabled screen You it. can erase it. Okay, I've so first you have to disabled it. erase this now. Better you Once disable it. हाँ, done. ओके Okay. फाइन, ये हो गया लेवल 1। अब हर्षी लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। हमने लेवल 1 कर लिया है। टर्न योर पेज टू लेवल 2 एमसीक्यूज। हर्षी, हाँ राइट, बस 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 हाँ ओके फाइन। नाउ लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? The charge on an electron and a proton is equal and opposite. ये तो बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन has no charge. C That is option. also Sir, C is option. Yes, C option. absolutely right. Electrons and Sir, protons have the Protons same do weight. not have the same weight. Sir, C option because the weight of the electrons is almost negligible. Almost Negligible. negligible. Very good. The correct option is C. First MCQ. Second, anodrids were discovered by Goldstein. Very simple. Goldstein. Right. Third MCQ. Experimental evidence for the existence of atomic nucleus Alpha comes ray from scattering experiment. Alpha ray scattering Alpha ray. experiment by a Alpha thin ray. metal. Alpha ray. That is the phone. Absolutely right. Neutron is a fundamental particle carrying no No charge. charge and mass Charge of and 1 mass unit. of 1 Option unit. B. FU 1 unit. Absolutely right. The correct option is B. Fifth MCQ. There invisible radiations. There are invisible radiations X, Y, and Z are considered for scientific analysis in a scientific research center. In the next experiment, the 3 rays are passed through an electric field. X was found to be deviated towards positive of the electric field and Z towards negative. तो मतलब Z नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बेसिकली ये कहना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। देन द X कंसिस्ट ऑफ, तो X जो है वो अनडेविएट हो रहा था, मतलब दैट मींस X जो है X कंसिस्ट Neutral. ऑफ Neutral. न्यूट्रॉन्स, X कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स। Neutrons. Y consists Z of is proton. yes, Y consists of electrons and Z Y is consists of Y protons. is मैं बोलूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं Y। Y consists of what? Y जो है वो डेविएट हो रहा था पॉजिटिव की तरफ, तो खुद Neutron. नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन। Electrons. तो Y consists of electrons और बीटा रेस। इलेक्ट्रॉन्स और Beta बीटा rays. रेस। rays. एंड Z जो है वो और Z जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो खुद पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन से होते हैं? प्रोटॉन Protons or alpha और rays. अल्फा Proton रेस। and alpha rays. बिल्कुल Sir? सही। हाँ बोलो। Sir, beta rays are much smaller and faster than alpha rays, right? राइट।
And sir, gamma, there are no gamma particles but gamma rays, right? राइट, गामा रेज होती है बिल्कुल, और उनका उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा रहता है। चलो अभी 6 की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 27 kg. अरे क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सांसें 27 कौन ले रहा minus है? 27. म्यूट कर। मैं फूक Sir, 10 minus 26 kg minus 20. यार इतनी खतरनाक सांसें कौन ले रहा था? मैंने म्यूट कर लिया सबको। चलो तो द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो न्यूट्रॉन का मास जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन का मास जो था इट वाज 10⁻24 ग्राम्स, तो -24 ग्राम्स था, अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो -27 हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट, एब्सोल्युटली। 7th, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस और न्यूट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तीनों ही चीजें करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। ओके, 8th, the charge on the atom having 17 protons, 18 neutrons and 18 electrons जो है वो क्या है, चार्ज क्या है उसका? तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो एटम जो है उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ज्यादा है, तो उसके पास मतलब नेगेटिव चार्ज एक जो है वो ज्यादा है, दैट मीन्स -1, तो चार्ज होगी एटम के पास वो -1 की होगी। 9th, maximum number of electrons in any orbit is 2n square, हमने पढ़ा हुआ है ये। Na23 contains what? 23 protons, बिल्कुल गलत। Na23 contains बिल्कुल गलत है। 11 न्यूट्रॉन्स, वो भी गलत है। 23 न्यूट्रॉन्स, वो भी गलत है। none of these. Which of the following atom has no neutron in its nucleus? कौन से एटम के पास जो है न्यूट्रॉन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता? प्रोटियम। प्रोटियम के पास तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ड्यूट्रियम के पास होता है, ट्रिटियम के पास भी होता है, लेकिन प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ड्यूरिंग रुथरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे क्या हुआ था? ये फिल करने हैं बेसिकली ब्लैंक्स। नो डिफ्लेक्शन लेड टू द कंक्लूजन ऑफ, डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इससे हमें ये पता चला कि क्या पता चला? दैट हॉलोनेस ऑफ एटम इज देयर, कि एटम जो है वो हॉलो है। बैकवर्ड डिफ्लेक्शन, रेज जो है बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हुई थी, उससे हमें ये पता चला कि सेंटर में जो है कुछ प्रेजेंट है, तो उससे हमें ये पता चला कि थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइडवाइज डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चला कि प्रोटॉन का जो चार्ज जो है प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, फर्स्ट वन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, कि वहां पे जो है प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें पता चला। ओके, 13th, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इज 286, तो x -2 कितना होगा? -2 का मतलब ये डिनोट कर रहा है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 2,8,8। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 14th, 2,8,8 can be the electronic configuration of 8 can be electronic configuration of argon, potassium plus, calcium plus plus. ये तो सबका ही होगा, all of these. Okay. Nucleus of electrons in the outermost orbit of the element of atomic number 15 is, तो atomic number 15 जो है वो 5. Okay, so number of electrons in the outermost orbit of the element of atomic number 15 is 5. 16. An element has atomic number 11 and mass number 24. What does the nucleus contain? Nucleus के पास क्या present है? 11 protons and 13 neutrons. The number of electrons and neutrons of an element is 18 and 20 respectively. Its mass number is 38. Okay. Which of the different in isotopes of an element? Which is different in isotopes of an element? Element में जो है isotopes में क्या difference होता है? Atomic number के mass number. Mass number different होता है, mass number. B option is correct. Okay. B for Bombay. Na plus ion is isoelectronic with.
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे जो है Na+ ये डिनोट करता है कि उसके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब और कौन से के पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? Mg2+ के पास। अगर मैग्नीशियम देखें तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का उसने क्या कर दिया? डोनेशन कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम which has 20 protons in the nucleus, जिसके पास 20 protons in the nucleus है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 20 protons, तो 20 electrons also. A for apple. Okay. Now number of electrons in CONH2 is CONH2. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? तो अगर हम लोग ठीक से देखें, यहाँ पे कार्बन है, CONH2 जो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो 8 + 6 कितना हुआ? 8 + 6 हुआ 14। फिर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 + 6 + 7 गिन लो कितना हुआ? ये हुआ 21। और फिर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के, तो 21 + 2 तो 23 हो गया। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर इज 23। ओके, सबको समझा? जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं हर एक के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऐड करते जाना है तो हमें मिल जाएगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, चेन्नई। विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? कौन सा पेयर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? इसमें अगर बी ऑप्शन देखेंगे तो Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। ओके, या फिर बड़ा एप्पल। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली 2 चैप्टर्स पूरे अच्छी मेहनत के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए। ओके, अब इन 2 चैप्टर्स में आपको कोई कंपटीशन नहीं दे पाएगा अगर सबने अच्छे से सुना होगा। तो स्टार्ट करें हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें कि एक क्विज ले लें छोटा सा। ओके, तो ऑडियंस की फरमाइश पे क्विज जो है स्टार्ट करते हैं। चलो एक क्विज रखते हैं, देखते हैं किस किस ने जो है कितनी पढ़ाई की है। चलो तो फिर देखते हैं कि किस किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। क्विज स्टार्ट करते हैं। सामने पेपर और पेन रख लो सामने अपने साथ, जरूरत पड़ने वाली है मे भी कुछ सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। ओके, who is known as the father of chemistry? यार चैट पर्सनल रखता हूं मैं, चैट पर्सनल रखूं कि नहीं? जॉन डेल्टन आंसर आ रहा है। वेरी गुड, जॉन डेल्टन इज द आंसर। किस किस को लग रहा है ये एकदम सही है? मैं बीच बीच में जो है रुक जाओ। वेदांती को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वेदांती, व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द आंसर? Sir, I think the answer is Anthony Lavoisier. कहाँ से देखा वेदांती? सर क्योंकि आपने वो जो मतलब स्टोरी बताई थी इतनी इंटरेस्टिंग थी तो वो दिमाग में बैठ गया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। वेरी गुड वेदांती, वेरी गुड। मैं गुड इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने आंसर्स तो सही बोला ही है,
लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग वे से सिखाया, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए यू आर वेरी गुड। ओके थैंक यू सर। नहीं, वेदांती ने बिल्कुल आंसर सही बोला है। द आंसर यहाँ, हाँ चैट प्राइवेट कर लेता हूँ मैं, वरना तुम लोग एक दूसरे का आंसर ही देख लोगे। होस्ट ओनली, ओके। चैट इज प्राइवेट नाउ, मतलब तुम लोग मुझसे सिर्फ चैट कर पाओगे। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो लेवोजियर, नॉट जॉन डेल्टन। ओके, इतने सारे बच्चों को यार स्टोरी याद ही नहीं थी, मैंने इतनी अच्छी स्टोरी समझा यार, याद दिलवाई थी मैंने, याद था कितनी बुरी तरीके से मारा गया था जो ये एंटोनियो लेवोजियर को। ही वॉज द पर्सन जिसने ऑक्सीजन को नाम ऑक्सीजन दिया। ही वॉज द पर्सन जिसने ये बताया था कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, ना कि एक एलिमेंट। ओके, तो कितना है, और गुटखा उटका बनाता था, तंबाकू बनाता था, टोबैको बनाता था, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसका गला काट दिया। आई होप सबको ये याद होगा। ओके, तो बेसिकली एंटोनियो लेवोजियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, yeah, he was not executed, he was guillotined. Okay, he was guillotined. सेकंड सेकंड क्वेश्चन है कि who discovered radium, who discovered radium, and in that process that person died also. While discovering the radium, that person even died also while discovering the properties of that element. जिसने फर्स्ट आंसर दिया मैं उसका ही मानूंगा आंसर, और जो फर्स्ट आंसर दिया that person was Aryan पंधारी पांडे फ्रॉम चेंबूर। आर्यन ने सबसे पहले आंसर दिया, तो ये आंसर, ये पॉइंट जाता है आर्यन के पास। ओके, आर्यन एब्सोल्युटली राइट। मैरी क्यूरी वाज द पर्सन who discovered radium as well as plutonium. These two are very much radioactive elements. Okay, तो ये radioactive elements हैं, they release alpha, beta and gamma rays. क्योंकि मैडम क्यूरी जो है इनके प्रॉपर्टीज पे रिसर्च कर रही थी, तो and she didn't even know how much these rays are harmful, these elements are harmful. So in that process uh, uh, she came in contact with the radiations of these elements, and that's why she died. She was the first female who got the Nobel Prize. She got the Nobel Prize. She was the first ever female scientist. Okay, जिसको जो है नोबेल प्राइज मिला था। और उसने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही सारी रिसर्च की थी, और उसका हस्बैंड, her husband also died by coming under the exposure of radioactive elements also. So both husband and wife died while discovering the properties of radioactive elements. Okay, so the correct answer is Marie Curie. सोचो, मतलब जिनके बारे में हम लोग आज कितना कैजुअली पढ़ रहे हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए लोग मर भी चुके हैं। ओके, तो इसकी भी कहानी सुनाऊंगा किसी दिन, मैरी क्यूरी की भी। जैसे एंटोनियो लेवोजियर की कहानी है ना, वैसे मैरी क्यूरी की भी एक अच्छी कहानी है, किसी और दिन सुनेंगे उसके बारे में। उसके चलो, हमारा थर्ड एमसीक्यू, थर्ड जो है एमसीक्यू नहीं, थर्ड क्विज। थर्ड क्विज ये है कि who discovered electron? Adil Rizwan from Powai.
Adil Rizwan from Powai. J.J. Thompson is the correct answer. Okay. Adil Rizwan got the 1 point. Next MCQ. What is the name of compound H2O2? What is the name of compound H2O2? दिव्यांशु ने कहा है water, which is wrong. मानस सिंह from नेरुल, हाइड्रोजन peroxide. Very good मानस, तू ही सच्चा मानस है, मानस है. Okay. Hydrogen peroxide. Okay. Hydrogen peroxide is the correct answer. Now, hydrogen peroxide is the correct answer. कुछ और इंटरेस्टिंग पूछ लेता हूँ. एक कंपाउंड है जिसके पास 15 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास जो है 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक कंपाउंड है जिसके पास 15 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स हैं. तो बताओ कि उसके पास और उसका साइन जो है वो है X-3. तो बताओ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. फिर से बता दे रहा हूं. एक कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं, एक एटम है X-3 और उसके पास जो है 15 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं. तो बताओ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. बहुत ही अच्छे रेंज में आंसर आ रहे हैं. 18, 18, 15, 16, 17, 19. द करेक्ट आंसर जिसने दिया है वो है नील सोनी फ्रॉम खारगर. नील सोनी फ्रॉम खारगर, बिल्कुल सही आंसर दिया उसने. द करेक्ट आंसर इज 12. द करेक्ट आंसर इज 12. ओके. अगर ठीक से समझोगे, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, X-3 जो है वो X-3 है वो. ठीक है, एटम आयन जो भी है वो X-3 है. उसके पास 15 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं. तो बताओ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ओके. तो X-3 उसके ऊपर 3 का चार्ज है. ओके अमान, समझा? बाकी सब भी समझे. तो X-3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं. X-3 X-3 है. अरे रुक जाओ यार, सोचने दो क्या आंसर हो सकता है इसका. मैंने क्वेश्चन सही बोला. मैंने क्वेश्चन जो है यही पूछा था कि मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था.
नहीं यार, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो x माइनस 3 है। तो द करेक्ट आंसर x माइनस 3 है। तो द करेक्ट आंसर इज 18। द करेक्ट आंसर इज 18, ओके, नॉट 12। चलो ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 18। मैं चेक कर रहा था किस किस को आता है, ओके। हु गेव द करेक्ट आंसर? 18 आंसर तो यार बहुत जनों ने दिया। लेट्स सी किसने दिया आंसर। करेक्ट आंसर दिया स्टूडेंट राहुल पिल्लाई फ्रॉम चेंबूर। सुरासा घोष फ्रॉम चेंबूर। सुराशा घोष, और उसके बाद भी बहुत ही है, छोड़ो, स्टार्टिंग के दो नाम तो बता ही दिए मैंने, ठीक है, इन दोनों ने दिया था। इन कैटायन कैरिंग 2 पॉजिटिव चार्जेस, कैटायन के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैटायन के पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, उसके पास 20 प्रोटॉन्स है और 21 न्यूट्रॉन्स हैं। तो बताओ कि उसके पास जो है, उसके पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? उसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। 43 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। The correct answer is 41 and the winner is Surasa Ghosh from Chembur. Again Surasa Ghosh from Chembur. Very nice. 41. Sujit Bade from Kalyan. अथर्व साल्वी। बस ये स्टार्टिंग के 3 बच्चे हैं जिन्होंने these three gave this right answer. The correct answer is 41. 20 प्रोटॉन्स 20 प्रोटॉन्स हैं और 21 न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर चार्ज कितनी है? फर्क क्या पड़ता है उसके ऊपर कितनी चार्ज है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो दिए हुए हैं, तो न्यूक्लियॉन्स हमें पता है, तो हमें न्यूक्लियॉन्स पता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि क्या उसके ऊपर चार्ज कितनी है। ओके, गिव मी नहीं 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 नहीं, कुछ और पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? हृदय उपाध्याय, आरव अग्रवाल फ्रॉम चेंबूर एंड प्राप्ति रमेश। CaSO4 मिल गया मुझे आंसर। वेरी गुड, बहुत ही इजी था ये तो। जस्ट वेट अ सेकेंड।
ओके फाइन, एक क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कौन सॉल्व कर पाता है। The ratio of neutrons in O16 and O18 is, the ratio of neutrons in O16 atom and O18 is what? मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड और। बहुत ही अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। चलो ठीक है, कैन यू रिपीट रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स इन O16 एंड O18 इज? बहुत जनों ने सही आंसर भी दिया है, बहुत जनों ने कुछ अलग अलग आंसर्स भी दिए हुए हैं। जिसने सही आंसर दिया है, मैं स्टार्टिंग के 3 जनों के नाम ले रहा हूँ। आरव अग्रवाल फ्रॉम चेंबूर, सुरासा घोष फ्रॉम चेंबूर, and Hiyansh Jain from Powai. इन तीनों ने जो है, इसके अलावा भी दूसरों ने सही आंसर दिए, लेकिन इन तीनों ने सबसे पहले सही आंसर दिए। स्टार्टिंग के जो 3 नाम है, टॉप 3, वो दिए 3 है। द करेक्ट आंसर इज 4:5। द करेक्ट आंसर इज 4:5। ओके, O16 है, O16 के पास 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और O18 जो ऑक्सीजन 18 है, उसके पास 10 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो 8:10 होगा। तो 8:10 क्या होता है? 8:10 इज नथिंग बट 4:5। The number of valence electrons present in noble gases is, नोबल गैसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 0.0000। ओ माय गॉड, सबको आता है। हृदय उपाध्याय, मानस सिंह एंड आद्य कुमार, अमान फ्रॉम थाने। इन चारों ने जो है सही आंसर बोला है। इसके अलावा बाकी सब ने, मतलब एक दो और ने भी आंसर सही दिया है, लेकिन ये स्टार्टिंग के 4 है। इसके अलावा बाकी सब ने आंसर जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है 0, विच इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज 8। ओके, the correct answer is 8. Valence electrons are the electrons which are present in the last shell. The electrons which are present in the last shell are called valence electrons. तो अगर नोबल गैसेस देखेंगे तो नोबल गैसेस सारे के सारे जो है, उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के बाकी सबके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 8। ओके, एक्सेप्ट हीलियम, द करेक्ट आंसर इज 8। ओके, ना कि 0। वैलेंसी पूछेंगे तो वैलेंसी 0 होती है। द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज 0, बट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नोबल गैसेस इज 8। ओके, एक्सेप्ट हीलियम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके,
कोई एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, रुको। Isotopes differ in what? Physical properties, chemical properties, atomic number, mass number. Isotopes differ in what? Physical properties, chemical properties, atomic number या mass number? Rudra, okay. Helium follows duplet rule. Helium follows duplet rule, and all other follows octet rule. सबने आंसर गलत दिया है. The correct answer is given by Hiyansh Jain from Powai. Manas Singh from Nerul. And Rahul Pillai from Chembur. इन तीनों ने जो है सही आंसर दिया है. And the correct answer is isotopes differ in what? Isotopes differ in physical properties and mass number. दो आंसर थे इस बार. ओके, एक आंसर नहीं था, सबने एक ही आंसर दिया था. या तो किसी ने मास नंबर आंसर दिया था या तो किसी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज करके आंसर दिया था. ओके, इन तीनों ने जो है दोनों आंसर दिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मास नंबर. ओके, दीज बोथ आर दी आंसर्स. हाँ, बाकी सबने भी बहुत जनों ने जो है 2-3 जनों ने आंसर दिए ही है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 3 जनों के नाम लिए सिर्फ. ओके, ओके, तो मैं ऐसे बीच बीच में ऐसे मैं तो कुछ ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस दूंगा. हाँ, एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं. फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बहुत ही टफ है, ये बहुत ही टफ. What is the symbol of sodium? सब लोग बोल रहे हैं ना ना ना, मतलब किसी को नहीं आ रहा है आंसर. चलो ये बताओ, वैंडरवॉल्स, नहीं, इसके विनर्स कुछ नहीं होंगे. ये फालतू क्वेश्चन था. ठीक है, वैंडरवॉल्स forces are also known as what? Van der Waals forces are also known as what? ऑप्शंस दे रहा हूं. इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, एटॉमिक फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स
केमिकल फोर्स। तुक्का मार रहे हैं बहुत बच्चे। मैंने नोटिस किया एक स्टूडेंट पता है क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट ने आंसर दे रहा है ए आंसर, फिर वेट कर रहा है 2-3 सेकंड का जब तक दूसरे आंसर दे दें, फिर वापस वही स्टूडेंट फिर से बी आंसर ऑप्शन कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर सी ऑप्शन लिख रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद डी कि हाँ सर एक को तो देखेंगे और एक राइट होगा इसमें से। मेरा लेकिन सब ध्यान जा रहा है कि वो कब कब कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ओके मैं राइट के साथ रॉन्ग आंसर भी देख रहा हूँ कि कौन कौन क्या क्या रॉन्ग आंसर दे रहा है। तनिष्का फ्रॉम थाने, शी इज द विनर, सबसे पहले उसने ही दिया आंसर। आसमी फ्रॉम खारगर एंड ओमकार राजप्रीत फ्रॉम थाने, आयशा फ्रॉम पवई। इसके अलावा भी बहुत जनों ने दिया, लेकिन ये 4 बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर दिया। द करेक्ट आंसर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवॉल वाज अ साइंटिस्ट, ओके। और वैंडरवॉल जो है उसने जो है क्या किया था, फोर्स ऑफ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के एक एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन जो है उसे हम वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके हाँ बिल्कुल, दूसरे जनों ने भी आंसर दिया होगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ चार बताए। ओके सो चलो आई होप तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा इससे। एक फाइनल बोनस क्वेश्चन, जो इसने आंसर दे दिया उसको +10 मार्क्स। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ योर केमिस्ट्री सर, फुल नेम? मैं फर्स्ट नेम सुन के कुछ करो, फर्स्ट नेम वाले तो विनर है ही नहीं। आधे जनों ने लिखा हुआ है KCH, KCH मेरा नाम ही नहीं है यार, KCH कैसा नाम होता है? my parents will be the क्या बोलते हैं, criminals if they gave me KCH name. Very good, प्रशांत। स्पेलिंग गलत है, लेकिन मान लेता हूँ आंसर को मैं। यार ऐसे नाम यार, हृदय उपाध्याय, चलो ठीक है छोड़ो, ये नेम डिक्लेयर नहीं होंगे। हाँ इस पे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसने मेरा नाम गलत बोला है ना, तुम सबके नाम मैंने नोट डाउन जरूर कर दिए हैं। अब तुम सबको मैं TWT में देखूंगा नेक्स्ट। ओके चलो विद दिस हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाते हैं। हम लोग जो है ना अभी क्या कर लेते हैं, एक ऊपर से आइडिया देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ऊपर का आइडिया, जस्ट अ ग्लिम्स। ओके हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, इट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ 30 मिनट्स लेफ्ट। आज जल्दी छुट्टी देता हूँ मैं तुम्हें, 10 मिनट। ओके आज जो है तुम्हारी आंखें जो है ना सब बंद करके थोड़ा मेडिटेट कर लेना, 10 मिनट जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। थोड़ा सा ग्लिम्स देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके हृदय, रुद्र,
जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, इसमें भी, हाँ, ये भी हम लोग अगर ठीक से देखेंगे ना, तो इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो स्टोरी है ना हमारी, इसमें 3 हीरोज हैं और एक सुपर हीरो है। ठीक है, तो इसमें भी, इस कहानी में भी 3 हीरो हैं और एक सुपर हीरो है। हम लोग टाइम बाय टाइम जो है देखते जाएंगे कि कौन कौन से हीरो आए थे और कौन सा सुपर हीरो निकला इनमें से। ठीक है, वो हम लोग जो है देखेंगे। फिलहाल हम लोग जो है एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किस किस के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिलहाल वो देख लेंगे। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि वाई। अब बात ये है कि वी आर व्हाट। आई एम अ बॉय, ऑफ कोर्स आई एम अ बॉय एंड यू आर गर्ल, नॉट ऑल ऑफ यू, लेकिन कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। ओके, वी आर ह्यूमंस, और हम सब की जो है ना एक टेंडेंसी रहती है, नेचर रहता है, और हम सब का ये इंस्टिंक्ट है कि हम लोग दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं ना, उन सबको हम लोग जो है क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लासिफाई मतलब उनको हम लोग जो है ग्रुप्स में डालना कंपलसरी कर लेते हैं। ओके, कि अगर सपोज कोई चीज है तो ये लिविंग थिंग्स है, कोई चीज है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर बायोलॉजी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और बेसिकली बहुत सारे कुछ 5 ग्रुप होते हैं लिविंग। अब पता नहीं कितने जन ध्यान देते हैं बायोलॉजी में, बट लिविंग थिंग्स के अंदर भी शायद से कुछ ग्रुप्स हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, 5 किंगडम्स हैं वगैरह। तो बेसिकली अगर हम लोग ठीक से देखेंगे ना, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग जो है ना कोई भी चीज हो उसे हम किसी ना किसी ग्रुप में डाल देते हैं। अब क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग दिस ग्रुप्स? सबसे पहले तो ये ह्यूमन नेचर क्यों है? ताकि हम लोग उन पर्टिकुलर चीजों को जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ पाए, और जो चीजें जो है जो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं उन्हें हम एक ही ग्रुप में डाल देंगे, तो हमें जो है वो चीजें जो है याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, दे ऑलवेज क्रॉल। एम्फीबियंस हैं और वो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया एम्फीबियंस, तो इट विल बी इजी फॉर मी those animals and those living things जो कि एम्फीबियंस हैं। ओके, तो ये ह्यूमन नेचर है। जब 18th सेंचुरी खत्म होने पे आ गई थी, 18th सेंचुरी, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी 21st सेंचुरी चल रही है। जब 18th सेंचुरी खत्म हो गई थी और 19th सेंचुरी न्यूली स्टार्ट हुई थी, तब अचानक से साइंटिस्टों की बौछार आ पड़ी। नए साइंटिस्ट जो है वो यहाँ वहां से निकलना स्टार्ट हो गए, और अपने साथ जो है वो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर भी करने स्टार्ट हो गए। क्योंकि वो एलिमेंट्स बहुत सारे स्टार्ट हो गए डिस्कवर करना, तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स। Not only remembering the names of those elements, it also became difficult to remember the physical and chemical properties of those elements. नाम हमें तो ये भी डिफिकल्ट हो गया था कि हम लोग जो है उन एक एक एलिमेंट का जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर सके, रिमेंबर कर सके, क्योंकि बहुत सारे न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। इसलिए ये नीड पड़ गई कि हमें जो है इन एलिमेंट्स को जो है एक ग्रुप में डालना होगा। That's why it became necessary, it became a need for the people of those times to put those newly formed elements into different groups. ठीक है, so क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन की? सबसे पहले 3 इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं रीजंस हैं ताकि हम लोग एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करें। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मैनर होना चाहिए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होना चाहिए। सेकंड चीज, हम लोग जो है अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में डालेंगे तो हम लोग जो है उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं।
हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं अगर उनको एक ही ग्रुप में डालेंगे कि हाँ ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं एक ही ग्रुप के अंदर है, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ठीक है, तो कोरिलेट करना बहुत ही इजी है अगर ग्रुप में डाल दिया तो। और तीसरा रीजन जो था वो ये था कि हम लोग जो है दो एलिमेंट्स का रिलेशनशिप जान सकते हैं कि हाउ दीज टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इफ दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। इफ दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन रीजन थे जिसके वजह से जो है हमें जरूरत पड़ी कि ताकि हम लोग जो है एलिमेंट्स को क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। अब हमने एलिमेंट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वर सो लार्ज। सबसे पहले जो है बिगनिंग में जब अब तक तो है हमें ये पता चल गया कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। अब बात ये उठी कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करें, ऑन व्हाट बेसिस। तो स्टार्टिंग में जो है साइंटिस्टों ने, केमिस्ट ने, जो भी वहाँ जो भी इंटेलिजेंट पीपल थे उन सब ने सोचा क्यों ना हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, कि हम लोग जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन बात ये हुई जैसे जैसे टाइम बीता एलिमेंट डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ही ज्यादा टाइम, कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। ओके, अब क्योंकि ये डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए लेकिन ग्रुप्स तो सिर्फ दो ही थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ग्रुप्स तो सिर्फ दो थे। अब क्योंकि ग्रुप सिर्फ दो थे और एलिमेंट्स बहुत ज्यादा 118, तो हर एक ग्रुप के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। हर एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। अगेन इट क्रिएटेड द सेम प्रॉब्लम ओनली, हाउ टू रिमेम्बर द एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा है। मतलब क्योंकि हमारा फर्स्ट रीजन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का यही था कि हम लोग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ग्रुप्स में डालेंगे, और ग्रुप्स जो है हमें याद करने में इजी होते हैं। ग्रुप्स में अगर एक बार एलिमेंट्स आ गए तो उन एलिमेंट्स को याद करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमने बांट लिया, उनको क्लासिफाई कर लिया और ग्रुप्स में डाल दिया। लेकिन बात ये हो गई कि ग्रुप्स तो सिर्फ दो थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और हर एक के अंदर जो है 50, 60, 70 एलिमेंट्स थे। तो ग्रुप सिर्फ दो और एलिमेंट्स बहुत ज्यादा। अगेन इट क्रिएटेड द सेम प्रॉब्लम दैट इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोस एलिमेंट्स। तो उन्होंने बोला भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई, प्रॉब्लम तो सेम की सेम ही है कि हर एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे पहले एक ये रीजन आया। फिर सेकंड एक चीज आई कि कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। अब उनको वो नहीं समझ में आ रहा था कि इस एलिमेंट को मैं मेटल्स के ग्रुप में रखूं कि नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखूं, क्योंकि उस टाइम पे मेटलॉइड्स करके कोई ग्रुप नहीं था, ग्रुप दो ही थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो उनको वो प्रॉब्लम आ रही थी कि एलिमेंट को जो है मैं मेटल में रखूं कि नॉन मेटल में रखूं, प्रॉपर्टीज तो दोनों की शो कर रहा है। ओके, तीसरा प्रॉब्लम ये था कि कुछ एलिमेंट्स जो है ना कुछ कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे थे और कुछ कंडीशंस में डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ और प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। ठीक है, तो इसके वजह से जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो ग्रुप जो है ये हो गया फ्लॉप। ये ग्रुप हो गया फ्लॉप। उन्होंने बोला यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इट इज बेस्ट ओनली टू ड्रॉप आउट दिस आइडिया ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के रखा था ग्रुप्स, वो हो गया फ्लॉप। ठीक है, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ये जब हम लोग हिस्ट्री में ऐसा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे लोगों का माइंडसेट क्या था, उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी। ओ माय गॉड रुद्र, व्हाट इज दिस? ये मेरा तूने गूगल सर्च किया है, मेरा फोटो कहाँ से मिला ये तुझे?
ओके फाइन, तो फाइन, तो हटा दो रुद्र। अच्छा, गूगल पे मेरा फोटो सबसे पहला था यार, सोचो आई एम दैट मच फेमस, इवन गूगल नोज मी। ओके, फर्स्ट फोटो मेरा दिखाता है। ओके, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं कुछ चलो ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो बेसिकली ये 3 रीजन के वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है ये आइडिया हो गया ड्रॉप आउट। ओके, ये आइडिया हो गया ड्रॉप आउट। अब टाइम बीता, जमाना बीता, सेंचुरीज बीत गई। एक साइंटिस्ट आता है विलियम प्राउड, साइंटिस्ट का नाम है विलियम प्राउड। ओके, उसने सोचा क्यों ना मैं हर एक एटम जो है हर एक एटम है तो एटम का मास भी होगा, और अगर एटम का मास है तो क्यों ना मैं एटम्स को क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, उसने ये बोला कि हर एक एटम का जो उसका मास जो है वो डिफरेंट होता है, और वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर एक एटम का उसका जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और विलियम प्राउड ने ये कहा कि क्यों ना मैं उसके मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्यों ना मैं एटम को जो नहीं क्लासिफाई करने की बात नहीं की उसने बिल्कुल क्लासिफाई करने की बात नहीं की। बस विलियम प्राउड ने ये फाइंड आउट किया कि हर एक एटम का खुद का मास होता है। उसने सिर्फ ये चीज बताई, विलियम प्राउड ने सिर्फ ये चीज बताई कि हर एक एटम का हर एक एटम का खुद का मास होता है, जिसको उसने नाम दिया एटॉमिक मास। ओके, जिसको उसने नाम दिया एटॉमिक मास। बस उसने सिर्फ ये चीज बताई, और जैसे ही उसने ये चीज बताई, सीधा साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्टों की क्या बोल सकते हैं, साइंटिस्ट मेंढक की तरह जो है रेन मतलब बाहर निकलने लगे, जैसे बरसात में निकल आते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे एटम्स को क्लासिफाई करें। और आगे की जर्नी, आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी कौन सी थियरीज दी, और कौन से बेसिस पे जो है एटम्स, एलिमेंट्स जो है क्लासिफाई हुए। और आज के जमाने में जो है फाइनली हमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट, जो पीरियोडिक टेबल जो है हमें वो मिली, वो हम लोग वो देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में जो है हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे कैसे साइंटिस्ट जो है फाइनली किस थियरीज पे पहुंचे, और फाइनली जो हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम उस तक कैसे पहुंचे। इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? बस आज के लिए हमने इट्स मोर देन इनफ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग इन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने जो है क्या क्या किया। ओके, ऑल ऑफ यू कैन लीव, आवर लेक्चर इज डन। बाय चिरंजीवी एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।